हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। लास्ट हम कोशिका वाला चैप्टर कर चुके हैं। कोशिका एक मूलभूत इकाई जो किसी भी जीव जंतु को, पेड़ पौधों को बनाने की सबसे छोटी इकाई होती है, उसके संघटक के बारे में हमने पढ़ा। अब हम करेंगे ऊतक, क्योंकि जब कोशिकाएं एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं, एक संरचना बनाती हैं, तो उसे हम कहते हैं ऊतक। कोशिका ऊतक बनाएंगी, ऊतक से ऑर्गन्स बनेंगे, अंगक बनेंगे, फिर उनसे एक तंत्र बनता है, और जब बहुत सारे तंत्र मिलकर एक संरचना बनाते हैं उसे हम जीव बोलते हैं। जैसे हम मानव शरीर की बात करते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं कि हमारे शरीर में बहुत सारे तंत्र होते हैं, जैसे पाचन तंत्र, रुधिर तंत्र, जनन तंत्र, मानव के अंदर तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र। तो ये सभी तंत्र होते हैं, मतलब अलग अलग अंगकों का ग्रुप होता है जो किसी कार्य को करते हैं। तो ये जो अंगक बनते हैं, तंत्र बनते हैं, उनको बनाने के लिए सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है, और कोशिका से जो बड़ी इकाई होती है, जब वो मिलकर किसी कार्य को करना शुरू कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं ऊतक। जब कोशिकाएं मिल जाती हैं, ग्रुप बना लेती हैं, तो उसे ऊतक कहा जाता है। और जब वो ऊतक अलग अलग कार्य करना शुरू कर देते हैं, कार्यात्मक विभाजन जब उनमें होता है, तो वो तंत्र का निर्माण करते हैं। तो अब यहाँ पर ऊतक में हम दो तरह के ऊतक पढ़ेंगे, पादप ऊतक और जंतु ऊतक। मतलब पेड़ पौधों के अंदर जो ऊतक होते हैं और जंतुओं के अंदर जो ऊतक होते हैं। पेड़ पौधों के अंदर जो हम ऊतक पढ़ेंगे उन्हें पादप ऊतक कहा जाता है। ये दो तरह के होते हैं, एक विभजोतक और दूसरा स्थायी ऊतक। नाम से ही पता चल रहा है स्थायी, मतलब जो स्थिर आकार ले चुके हैं, जिनका एक फिक्स संरचना बन चुकी है और वो किसी कार्य को करने के लिए वहाँ पर तत्पर है। विभजोतक ऊतक वहाँ होते हैं जहाँ डिवीजन होता रहता है। जैसे पेड़ पौधों के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो जहाँ पेड़ पौधों की एक छोटा सा पौधा हम देखते हैं, वो धीरे धीरे करके बड़ा होना शुरू हो जाता है, उसकी चौड़ाई बढ़ती है, लंबाई बढ़ती है, उसमें से ब्रांचेज निकलना शुरू हो जाती हैं। तो विभजोतक ऊतक उन हिस्सों में होता है, उन जगह पर होता है जहाँ पर कोशिकाएं टूटती रहती हैं, निरंतर टूटती रहती हैं, और वो उनकी लंबाई, चौड़ाई और ब्रांचेज निकालने में हेल्प करते हैं। विभजोतक के अंदर जहाँ कोशिकाएं बार बार टूटती रहती हैं, नई कोशिकाएं बनती रहती हैं, जैसे प्राथमिक विभजोतक, जिसमें शीर्षस्थ, जो शीर्ष पर किसी भी पौधे की लंबाई बढ़ाने में जो मदद करते हैं ऊतक। पार्श्वीय ऊतक, जो किसी पौधे की चौड़ाई को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। अंतर्वेष्ट, इंटरकैलरी, जो एक पौधे की ब्रांचेज निकालने में हेल्प करते हैं। सेकंड स्थायी ऊतक के अंदर एपिडर्मिस, जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है ऊतकों की। देन सिंपल परमानेंट टिश्यूज, सरल स्थायी ऊतक, और जटिल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक वो होते हैं जो एक ही तरह की कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं, और जटिल स्थायी ऊतक वो होते हैं जो एक से ज़्यादा टाइप की कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। सरल स्थायी ऊतक में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये कोशिकाओं के आकार और जो कोशिकाओं की हार्डनेस है उस पर बेस्ड हैं, जिससे हम इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अब जटिल स्थायी ऊतक है जहाँ एक से ज़्यादा कोशिकाएं होती हैं, दो तरह के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम में 4 प्रकार की कोशिकाएं हैं, वाहिनिका, वाहिका, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम रेशे, और फ्लोएम के अंदर चालनी वाहिकाएं, फ्लोएम रेशे, सहचरी कोशिकाएं और फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो ये पादप ऊतक के बारे में हम पढ़ेंगे 1 बाय 1। ऊतक एक कोशिकाओं का समूह जो उद्भव व कार्य की दृष्टि ससमान होते हैं, ऊतक कहलाते हैं। मतलब जिनका उद्भव, जहाँ से वो अराइज हुए हैं, और उनका जो कार्य है वो समान होता है, तो उसे हम ऊतक कहते हैं। एक कोशिका जीवों में सामान्यतः एक ही कोशिका के अंदर सभी महत्वपूर्ण क्रियाएं होती हैं, जैसे पाचन करना, श्वसन करना, उत्सर्जन क्रियाएं, ये सभी क्रियाएं होती हैं। तो इनको कोशिकाएं के द्वारा ही किया जाता है। कोशिकाएं जब ऊतक बनाती हैं तो वो विभिन्न कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, इनमें सभी महत्वपूर्ण कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूहों द्वारा की जाती हैं। एक ही कोशिका सभी कार्य नहीं करती, जैसे एकल कोशिका के अंदर होता है जीवों में। बहुकोश के जीवों में कोशिकाओं का समूह बनता है, फिर उनका कार्य डिसाइड होता है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने कार्य करते हैं। तो जब ये एक समूह बना के पर्टिकुलर कार्य करना शुरू करते हैं तो उसे हम ऊतक कहते हैं। अब इसमें फर्स्ट जो हमारा ऊतक है वो है विभजोतक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वृद्धि करते हुए भागों में पाए जाते हैं, जैसे तना, जड़, उसके शीर्ष भाग या कैम्बियम की स्थिति के आधार पर इनको 3 प्रकार में डिवाइड किया गया है। पहला है शीर्षस्थ।
शीर्ष, जहाँ तने व जड़ के शीर्ष पर ये उपस्थित होते हैं और पादपों की लंबाई में वृद्धि करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो शीर्षस्थ व्यवजोतक ऊतक हैं वो क्या करते हैं, पौधे की लंबाई बढ़ाने में मदद करते हैं, या वो तने की तरफ से हैं या वो जड़ की तरफ से हैं। सेकंड, पार्श्वीय व्यवजोतक, पार्श्व मीन्स साइड्स, जो पौधे की मोटाई को बढ़ाने में मदद करते हैं। थर्ड, अंतर्विष्ट व्यवजोतक, जो ब्रांचेज निकालने में मदद करते हैं, जो पत्तियों के आधार पर या टहनियों से पहले जो भाग निकलता है वहाँ पर अंतर्विष्ट व्यवजोतक होते हैं जो ब्रांच निकालने में मदद करते हैं। व्यवजोतक ऊतक की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे फर्स्ट है, इनमें जो कोशिका भित्ति होती है, जो बाहर की मेम्ब्रेन होती हैं, वो सेलुलोज की बनी हुई है। कोशिकाओं के बीच में स्थान अनुपस्थित होता है। जो कोशिकाएं होती हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ी हुई होती हैं। कोशिकाएं गोल या अंडाकार या आयताकार हो सकती हैं। कोशिकाओं के अंदर जो द्रव्य होता है, साइटोप्लाज्म जिसे कहा जाता है, वो काफ़ी गाढ़ा होता है। नाभिक एक होता है और बड़ा होता है। जो भोजन होता है यहाँ संचित भोजन वो अनुपस्थित होता है, मतलब ये भोजन को इकट्ठा नहीं करते, क्योंकि कोशिकाएं बहुत ज़्यादा स्पीड में बढ़ती रहती हैं, तो जो भी भोजन इनके पास आता है ये उसको प्रयोग करते रहते हैं। अब ये चित्र में आप देख सकते हैं, फर्स्ट एपिकल शीर्षस्थ, इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो अंतर्विष्ट होता है, लेटरल मेरिस्टेम जो साइड्स में है, जो चौड़ाई को बढ़ाने में मदद करते हैं, पार्श्वीय जो ऊतक होते हैं, तो ये व्यवजोतक ऊतक के अंदर आते हैं। सेकेंड है अब हमारा परमानेंट टिश्यू। स्थायी ऊतक में क्या होता है, ये ऊतक जो व्यवजोतक ऊतक होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, उन्हीं की आगे की एक्सटेंशन होती है, मतलब जब वो प्रॉपर ग्रोथ कर जाते हैं तो वो स्थायी ऊतक के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। जब वो बिल्कुल हार्ड हो जाते हैं एंड उनके अंदर जो डिवीजन पावर है वो कम होनी शुरू हो जाती है, तो लगातार जो विभाजित होते रहते हैं उससे विभाजन की क्षमता ये खो देते हैं, और जब इनमें विभाजन होने की क्षमता कम हो जाती है तो ये स्थायी ऊतक का रूप ले लेते हैं। इनका आकार, आकृति व मोटाई निश्चित होती है। जीवित या मृत दोनों कोशिकाएं इसमें हो सकती हैं। स्थायी ऊतक में जो कोशिकाएं होती हैं वहाँ रिक्तिकाएं होती हैं, उनके बीच में स्पेस भी होता है कोशिकाओं के बीच में, लेकिन व्यवजोतक ऊतक में हमने पढ़ा था कोशिकाएं बिल्कुल सटी हुई होती हैं, कोई स्पेस नहीं होता और वहाँ पर रिक्तिकाएं भी नहीं होती। एक जो सरल कोशिका एक विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार प्राप्त करती हैं तो उसे विभेदीकरण कहते हैं, मतलब कार्यों का विभाजन। जब वो ऊतक कोशिकाएं मिलकर अलग अलग कार्य करना शुरू कर देती हैं तो उसे विभेदीकरण कहा जाता है। तो आकृति व संरचना के आधार पर स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं। पहला सरल ऊतक है, जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह होते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिंग, संभरण ऊतक और संरक्षी ऊतक। अब फर्स्ट है संरक्षी ऊतक। संरक्षी ऊतक क्या होते हैं, इनका मुख्य कार्य सुरक्षा प्रदान करना है, मतलब पौधे को जो इंटरनल भाग है और बाहर के जो हिस्से हैं उससे प्रोटेक्ट करता है, बाहर की जितनी भी सिचुएशंस होती हैं। तो फर्स्ट है इसके अंदर एपिडर्मिस। पौधे के सभी भागों जैसे पत्तियां, फूल, जड़ और तने की जो सबसे बाहरी परत होती है वो एपिडर्मिस होती है। इस तरह से ये लेयर्स बनी हुई होती हैं। जब आप किसी भी पार्ट का, जड़ का, तने का, पत्ते का कोई भी सेक्शन कट करते हैं और उसको माइक्रोस्कोप में, सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं तो हमें सबसे बाहर ऐसे फर्स्ट परत दिखाई देती है जिसे एपिडर्मिस कहा जाता है। और इस एपिडर्मिस पे इस तरह से क्यूटिकल की लेयर होती है बाहर से, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। मोम जैसा जल प्रतिरोधी पदार्थ होता है जो कि एपिडर्मिस कोशिकाओं द्वारा स्रावित किया जाता है। अधिकतर पौधों में एपिडर्मिस के साथ साथ सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिसे रंध्र स्टोमेटा कहा जाता है। तो वो इस तरह से होते हैं जैसे ये कोशिकाएं हैं, यहाँ पर बीच बीच में ऐसे रंध्र बने हुए होते हैं जो समय पड़ने पर ओपन होते रहते हैं। ये बाहरी परत होती हैं इस तरह से और बीच में ये रंध्र होते हैं। तो यहाँ से कोई भी गैस का आदान प्रदान करना है, पानी हमें बाहर निकालना है, तो ये उसका कार्य करते हैं। एपिडर्मिस का जो कार्य है पौधों को सुरक्षा प्रदान करना है, और एपिडर्मिस की जो क्यूटिकल लेयर होती है वो वाष्पोत्सर्जन को रोकती है, मतलब जो पौधे के अंदर जल है उसको बाहर नहीं जाने देता, क्योंकि ये जल प्रतिरोधी होती है, जल को बाहर नहीं जाने देगा। तो अगर जल को बाहर निकालना है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, वाष्प बनाकर, तो स्टोमेटा छिद्र के द्वारा ही वो बाहर जा सकता है, जिसकी वजह से हमारा पौधा झुलसने से बच जाता है, मतलब पौधे के अंदर पानी की कमी नहीं होती। स्टोमेटा द्वारा गैसों के आदान प्रदान में सहायता व वाष्पोत्सर्जन में सहायक होता है। नेक्स्ट है कोर्क। कोर्क पौधे की लगातार वृद्धि के कारण जड़ व तने की जो परिधि होती है उसमें उपस्थित ऊतक होते हैं वो कोर्क में बदल जाते हैं। इन कोशिकाओं की भित्ति सुब्रिन के जमाव के कारण मोटी हो जाती है, मतलब मोटी भित्ति वाली ये कोशिकाएं होती हैं, और वो मोटी भित्ति किस वजह से हुई है, सुब्रीन नामक एक केमिकल होता है। कोर्क कोशिकाएं जल व गैस दोनों के प्रवाह को रोक देता है, बाहर नहीं जाने देता या अंदर भी नहीं आने देगा।
इसका कार्य क्या है? झटकों व चोट से पौधों को बचाता है। जैसे एकदम से बाहर से कुछ पौधे को लग जाता है तो ये कोर्क की वजह से हमारा पौधा सुरक्षित रहता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह बहुत हल्का, जल रोधक और संपीडन होता है, संपीडन होती रहती है इसमें। कोर्क का उपयोग कुचालक व झटके सहने वाले पदार्थ के रूप में किया जाता है। तो दोनों में अगर आप डिफरेंस करेंगे स्टोमेटा और कोर्क में, तो स्टोमेटा ये पत्तियों की एपिडर्मिस में बहुत से सूक्ष्मदर्शी छिद्र होते हैं जो वृक्क के आकार के गाढ़ कोशिकाओं से घिरे हुए होते हैं, उसे स्टोमेटा कहा जाता है। जब जड़ें व तने वृद्ध होते जाते हैं, मतलब उनकी उम्र बढ़ती जाती है, तो यहाँ पर जो मेरिस्टेम एपिडर्मिस है उसको वो बाहर की तरफ धकेल देते हैं और वो हार्ड लेयर जो बनती चली जाती है। हम एक पेड़ के अंदर बाहर की तरफ देखते हैं, मृत कोशिकाएं होती हैं, धीरे धीरे करके वो लेयर उतर जाती हैं। हम हाथ से उतार सकते हैं, किसी और चीज़ से, नाइफ वगैरह से उतार सकते हैं। तो जो बाहर की परत जो अपने आप टूटना शुरू हो जाती है वो होती है कोर्क। तो ये पौधे के तने के बाहरी भाग में कई स्तरों में कोर्क या पौधे की छाल के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं और इनके बीच में किसी भी प्रकार का अंतरावकाश नहीं होता। ये कोशिकाओं में सुब्रिन के जब सुब्रिन जमा होना शुरू हो जाता है तो ये हार्ड होती चली जाती हैं। और स्टोमेटा का कार्य क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान या जल का वाष्प रूप में बाहर निकलना पौधे से। ये चित्र आप देख सकते हैं स्टोमेटा का रंध्र का। फर्स्ट वाला जो चित्र है वो जब स्टोमेटा ओपन होता है, मतलब जब गैसों का आदान प्रदान करना है तो इस तरह से खुल जाते हैं। और सेकंड है स्टोमेटा, जब ये क्लोज होता है तो यहाँ बिल्कुल भी गैप नहीं होता, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ बाहर से अंदर नहीं आ पाती और अंदर से बाहर नहीं जा पाती। नेक्स्ट है सपोर्टिंग टिश्यू। नाम से ही पता चल रहा है जो सहायक होते हैं, मतलब ये अपना पूरी तरह से सारे कार्य नहीं करते, ये किसी न किसी रूप में दूसरी कोशिकाओं की भी सहायता करते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा में हम देखें समान व्यास वाली जीवित कोशिकाएं होती हैं, गोल, अंडाकार या बहुभुजीय हो सकती हैं, अलग अलग भुजाएं हो सकती हैं, तो अलग अलग आकृति इसमें हो सकती हैं। और इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो पतली होती है और कोशिका द्रव्य सघन होता है, गहरा होता है। और मध्य में केंद्रकीय रिक्तिकाएं होती हैं। कहाँ पर ये उपस्थित होती हैं? जड़, तना, पत्ती व फूल सभी भागों में होती हैं। इनका कार्य क्या है? भोजन को इकट्ठा करना और यांत्रिक मजबूती देना, मतलब बाहरी प्रभाव से पौधे को बचाना। पौधे के जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, जैसे एक पौधे में हम देखते हैं गोंद लाइक स्ट्रक्चर या रेजिन नाम का पदार्थ तने में से बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है, तो ये इन सबको इकट्ठा करने का काम करती हैं हमारी पैरेन्काइमा कोशिका। अब ये जो पैरेन्काइमा कोशिकाएं होती हैं बेटा, ये फंक्शन के आधार पर, कार्य के आधार पर अलग अलग कोशिकाओं में विभाजित हो जाती हैं। जैसे अगर पैरेन्काइमा कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जो एक हरित लवक होता है जिसकी वजह से पौधे का रंग हरा होता है, जिसका कार्य प्रकाश संश्लेषण करना है, तो अगर वो है तो उन कोशिकाओं को हम क्लोरेन्काइमा कहते हैं। अगर कोशिकाओं के बीच में स्पेस बढ़ जाता है और उनमें एयर भर जाती हैं तो वो कोशिकाएं एयर की वजह से वो हल्की हो जाती हैं और पौधा है जो बहुत हल्का होता है, जो कि जलीय जीवों के अंदर पाया जाता है। जलीय पौधे जो हम देखते हैं जल के अंदर वो बहुत हल्के होते हैं, तो वो कोशिकाओं के बीच में स्पेस की वजह से होता है, जिन्हें हम एरेन्काइमा कोशिकाएं कहते हैं। तो ये सेकंड डायग्राम एरन कोशिका का है, जिसमें ब्लैक बहुत सारे स्पेस दिखाई दे रहे हैं जहाँ हवा भरी हुई होती। यहाँ पर ये वाला जो है, यहाँ हम देखते हैं 2 तरह की कोशिकाएं हैं, एक पैलिसेड जो लंबी लंबी कोशिकाएं हैं और सेकंड जो गोलाकार हैं, स्पंजी कोशिकाएं। तो ये आकार के आधार पर ये अलग अलग हैं और इनके बीच में जो ये ब्लैक दिखाई दे रहा है ये क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसकी वजह से ये प्रकाश संश्लेषण करती हैं। सेकंड है कोलेन्काइमा टिश्यू। कोलेन्काइमा के अंदर क्या होता है? जैसे पैरेन्काइमा में हमने देखा वहाँ पर जो रिक्त स्थान होता है वो बहुत कम होता है और कोशिकाएं एक दूसरे के पास पास होती हैं। ये जो स्पेस होता है कोशिकाओं के बीच में, ये स्पेस के अंदर पैक्टिन नामक सब्सटेंस जमा होता चला जाता है, जिससे कोशिका कहीं से मोटी कहीं से पतली होती है। तो यहाँ पर जो कोशिकाएं हैं जीवित होती हैं एंड पतली कोशिका भित्ति होती है इनके अंदर, और कोशिका भित्ति में जो साइड्स में किनारों पर कहीं कहीं सेलुलोज या पैक्टिन नामक जो केमिकल है वो जमा हो जाता है और जो कोशिका स्थान है वो अनुपस्थित होता है। बाह्य कोशिका के नीचे ये उपस्थित होते हैं। जैसे ऊपर हमारी एपिडर्मिस होती है, उससे बाहर क्यूटिकल लेयर होती है, तो उससे जस्ट नीचे ही हमारी पैरेन्काइमा कोशिकाएं या कोलेन्काइमा कोशिकाएं होती हैं और इनका जो कार्य है वो यांत्रिक शक्ति प्रदान करना है। और क्लोरोफिल क्योंकि यहाँ उपस्थित होता है तो उसकी वजह से शर्करा व स्टार्च का निर्माण करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। नेक्स्ट है स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू 2 प्रकार के होते हैं, फाइबर एंड स्क्लेरॉइड। ये आकार के आधार पर होते हैं। स्क्लेरेन्काइमा के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं लंबी, संकरी और मोटी होती हैं। कोशिका अंतःकोश के जो स्थान होता है, मतलब कोशिकाओं के बीच में जो स्थान है वो अनुपस्थित होता है, क्योंकि वहाँ पर जो भी स्थान बचता है वहाँ लिग्निन डिपॉजिट होता चला जाता है, जमा होता चला जाता है, जिससे जो कोशिका भित्ति है वो मोटी हो जाती है।
क्योंकि जो स्पेस होता है वो पूरा लिग्निन ने कवर कर लिया है, तो इससे कोशिका हमारी वो भित्ति मोटी हो जाएगी और जिसकी वजह से वो हार्ड होती चली जाती हैं। जीव द्रव्य रहित होता है, मतलब जीव द्रव्य इसके अंदर नहीं होता, और ये मृत कोशिकाएं इन्हें कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही हार्ड कोशिकाएं होती हैं। इनकी जो स्थिति होती है वो ऐसे हिस्सों में होते हैं ये जहाँ हार्ड स्ट्रक्चर्स हम देखते हैं, जैसे आम, नारियल के अंदर, बादाम के अंदर, वो बहुत हार्ड होते हैं। इनकी जो बाहर की परत होती है वो हार्ड होती है। तो वो किस वजह से है? स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाओं की वजह से। ये दो तरह के आकार आप देख सकते हैं, फाइबर्स, जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर हैं, ऐसे ये लंबी लंबी फिंगर्स की तरह ये स्ट्रक्चर्स गए हुए हैं, तो फाइबर्स फॉर्म में हैं। और ये स्क्लेराइड्स जो अंडाकार आकार ले लेते हैं उसे स्क्लेराइड कहते हैं। अब इन तीनों में हम डिफरेंस करेंगे, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा के अंदर जो कोशिका भित्ति है पतली होती है। कोलेनकाइमा में कहीं से मोटी कहीं से पतली असमान होती हैं। स्क्लेरेन्काइमा में बहुत मोटी कोशिका भित्ति होती है, लेकिन इनकी वजह से कोशिका द्रव्य संघन होता है, बहुत ज़्यादा होता है, जीवित होता है इसके अंदर, कम सघन होता है कोलेनकाइमा में, और स्क्लेरेन्काइमा में अनुपस्थित होता है, जिसकी वजह से मृत कोशिकाएं हो जाती हैं। रिक्तिका बड़ी होती है, बीच में होती है, मध्य में। कोलेनकाइमा में छोटी रिक्तिकाएं होती हैं और वो एक तरफ चली जाती हैं। स्क्लेरेन्काइमा में रिक्तिकाएं अनुपस्थित होती हैं। गोल अंडाकार पेरेन्काइमा में, लंबी स्थूल या गोल आकार की होती हैं कोलेनकाइमा, और स्क्लेरेन्काइमा में लंबी संकरी या मोटी होती हैं, अलग अलग आकार हो सकते हैं। पेरेन्काइमा भोजन को संचित करने का कार्य करता है। कोलेनकाइमा में पैक्टिन कोनों में जमा होता है और स्क्लेरेन्काइमा में लिग्निन जमा होता है, जिसकी वजह से ये हार्ड होती हैं। पेरेन्काइमा कुछ कोशिकाएं प्रकाश संश्लेषण करती हैं। यहाँ पर कोलेनकाइमा में भी कुछ कोशिकाएं करती हैं प्रकाश संश्लेषण, स्क्लेरेन्काइमा में ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करते। पेरेन्काइमा के अंदर कोशिकीय स्थान, कोशिकाओं के बीच में जो स्थान होता है वो उपस्थित होता है, जगह जगह थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं स्पेस होता है। कोलेनकाइमा में अनुपस्थित होता है और स्क्लेरेन्काइमा में भी अनुपस्थित होता है। अभी तक हमने दो प्रकार के उत्तक किए हैं। पहला विभ्योतक उत्तक, जो शीर्ष पार्श्व जहाँ से ब्रांचेज निकलते हैं वहाँ उपस्थित होता है। सेकंड सरल स्थायी उत्तक किया, जिसके अंदर भी हमने दो प्रकार किए हैं। थर्ड जटिल स्थायी उत्तक, ये वो उत्तक होते हैं जो दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं, इसीलिए इन्हें जटिल कहा जाता है। दो प्रकार हैं इसके, जाइलम और फ्लोएम। ये दोनों मिलकर संवहन उत्तक बनाते हैं। संवहन मतलब जो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य करते हैं। तो अब जो जाइलम उत्तक होते हैं, ये उत्तक पादपों में मृदा से जल व खनिज का संवहन करते हैं, मतलब मिट्टी से जल और जो खनिज लवण होते हैं उनको अवशोषित करते हैं और उसको पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करते हैं। ये चार प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। पहला है वाहिनिका जाइलम ट्रैकेट्स। वाहिनिका क्या करती हैं? ये कोशिका भित्ति एकल कोशिकाएं लंबी नली के आकार में होती हैं और मृत कोशिकाएं ये होती हैं। वाहिका सेकेंड, एक दूसरे से जुड़ी हुई लंबी कोशिकाएं होती हैं, जड़ से जल व खनिज को पौधों के भागों में पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो मेन कार्य क्या है? वाहिका। वाहिनिका क्या करते हैं? इनको सपोर्ट देने का कार्य करती हैं। थर्ड है जाइलम पेरेन्काइमा। फोर्थ जाइलम फाइबर। जाइलम पेरेन्काइमा क्या करती हैं? जो पार्श्वीय संवहन होता है, मतलब जो अलग अलग भागों में ब्रांचेज में संवहन करने का कार्य है। वाहिका क्या करती हैं? जड़ से पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं, सीधे सीधे ले जाने का कार्य करती हैं। अब जो ब्रांचेज में से संवहन करना है वो जाइलम पेरेन्काइमा करती हैं, और ये भोजन को इकट्ठा करने का भी कार्य करती हैं। जाइलम फाइबर पौधे को दृढ़ता प्रदान करने का कार्य करता है। नेक्स्ट है अब फ्लोएम। यह उत्तक पादपों में निर्मित भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। जाइलम जल का संवहन और खनिज लवण का संवहन करते हैं। अब जल की वजह से और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से जो पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करती हैं और खाने का निर्माण करती हैं, तो अब उस खाने को पत्तियों से पौधे के अलग अलग भागों तक पहुंचाने का कार्य फ्लोएम करता है। यहाँ भी चार प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। पहली चालनी नलिका, सिव ट्यूब। ये लंबी व छिद्रित भित्ति होती हैं, छिद्र होते हैं इनके अंदर। चालनी प्लेट से छिद्रों द्वारा अन्य चालनी नलिका कोशिका के संपर्क में ये होती हैं। सहचरी कोशिकाएं, जो पेरेन्काइमा कोशिकाएं होती हैं ये, और संकरी सघन होती हैं। जीव द्रव्य व बड़े केंद्रक वाली कोशिकाएं होती हैं। सहचरी मतलब साथ देने वाले, तो जो ये संवहन का कार्य करते हैं उसमें ये मदद करवाती हैं। फ्लोएम पेरेन्काइमा सरल पेरेन्काइमा कोशिकाएं होती हैं, इसके अंदर भोजन का संग्रहण और धीमी गति से उनका संवहन करने में मदद करते हैं। तो मेनली जो संवहन करने का कार्य होता है वो पेरेन्काइमा कोशिकाएं करती हैं और चालनी कोशिकाएं करती हैं। फ्लोएम रेशे, ये स्क्लेरेन्काइमा के रेशे दृढ़ता प्रदान करने में मदद करते हैं। फाइबर वर्ड जहाँ भी आ जाएगा मतलब वो दृढ़ता प्रदान करने में
मदद करते हैं, चाहे वो फ्लोएम में है या वो जाइलम के अंदर है। ये चित्र में आप चारों कोशिकाएं देख सकते हैं। जाइलम के अंदर देखिए, जाइलम में वेसल्स होती हैं, ट्रैकिड्स होती हैं, जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं। मतलब जो ट्रैकिड्स और वेसल्स जो वाहिनिका और वाहिनी होती हैं, और जाइलम पैरेन्काइमा, देन जाइलम फाइबर्स हैं जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का कार्य करते हैं। फ्लोएम के अंदर आप देख सकते हैं, ये फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल्स, सिव ट्यूब सेल्स हैं, और यहाँ पर सिव प्लेट जो एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़ने का कार्य करती हैं। तो ये इस तरह से पादपों के अंदर होता है। ऊतकों का कार्य, अलग अलग ऊतक अलग अलग कार्य करना शुरू कर देते हैं। जब कोशिकाएं ग्रुप बनाती हैं तो वो क्या क्या कार्य कर सकते हैं? भोजन का संग्रहण करना है, जल का संग्रहण करना है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, पादपों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना है, बाहरी कोई भी अटैक होता है, बाहर से कुछ भी एकदम से लगता है, उनसे बचाना है। तो अलग अलग कोशिकाओं का अलग अलग कार्य होता है। नेक्स्ट क्लास में हम जीव जंतुओं के ऊतक करेंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू, बाय बाय।